हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अडर 24/7 स्कूल। और ये है हमारा आरंभ बैच। और इस आरंभ बैच में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। लास्ट क्लास में अगर मैं बोलूँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्टेंस को डिटेल में समझा था। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था, एक बार जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे सेशन में आ रहे हैं सभी के सभी सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सब लोगों तक ये सेशन की नोटिफिकेशन या सबकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, ठीक है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया था कि ये क्या होता है, ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। साथ ही में बच्चों हमने सेल कांस्टेंट भी पढ़ा था और इसके सारे रिलेशनशिप्स पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक जो उठाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस कंडक्टिविटी की जो टाइप्स होती हैं, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंडक्टिविटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, ठीक है, या फिर आपकी हो मोलर कंडक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग आज करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन योर मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। और लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कोहलरैश लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आप लोगों की अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो। ये हमारे आज के कंटेंट्स होने वाले हैं जो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर केवल डायरेक्टली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोला जाए तो ये कुछ भी नहीं है। ये वही कंडक्टिविटी है जो आपने अभी पढ़ी थी पिछली क्लास में, यानी कि जो आपने के पढ़ा था, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर बोली जाए तो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ योर कंडक्टर। और इसको अगर मैं बोलूं, अगर आप कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या कोई भी सोल्यूशन की, तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बच्चों आप लोग के डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक सी कंडक्टिविटी आपकी यही थी। तो के बराबर यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने फॉर्मूला लिखना है तो मैंने आपको बोला था याद तो आपको करना नहीं है। आर बराबर क्या है, रो एल बाय ए है, तो रो बराबर क्या है, आर ए बाय एल है, ठीक है। तो 1 बाय रो बराबर क्या है, के है, तो 1 बाय आर एल बाय ए है, और 1 बाय आर क्या होता है हमारा, जी एल बाय ए है। तो के बराबर क्या हो जाता है, जी एल बाय ए। ये क्या है, कंडक्टेंस है। दिस इज योर कंडक्टेंस, ठीक है। दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो ये आपने ऑलरेडी पढ़ ली है लास्ट क्लास में, मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया था, ठीक है। अब हमारी दूसरी टाइप की कंडक्टिविटी आती है विच इज नोन एज इक्विवेलेंट। देखो, केवल और केवल नाम बदल रहा है, क्योंकि मैं जिस टर्म की जिसकी चीज की रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रही हूँ, केवल वो चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है, फॉर्मूलेस अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको सब कुछ आना चाहिए। इसकी अगर बात करी जाए तो बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस। यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके आयंस आपके बन रहे हैं, उन सभी के आयंस जो आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो आपकी चीज है, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपकी जो भी चीज है, वो जितने भी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा करेगा, वीक है तो कम करेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके जितने भी नंबर ऑफ आयंस रिलीज कर रहा है, उसकी कंडक्टिविटी को अगर बोला जाए तो उसकी कंडक्टिविटी का नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा ई से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के इंटू 1000 अपॉन एन, एंड नाउ दिस एन इज योर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट। सो ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए है, ये फॉर्मूला है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। क्लियर है, राइट। बोलो, सबको इतना समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। यस। सो किसी को अगर n की डायरेक्टली वैल्यू चाहिए, किसी को अगर n की डायरेक्टली वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं होगा, वो होगा
मॉलिक्यूलर मास इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बेसिकली वो होता है जो भी चार्ज आपके कैटायन या एनायन के ऊपर है तो उसका एन फैक्टर, और यहाँ पे ही उसका मॉलिक्यूलर मास कर लोगे तो आपके यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा आपका, इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्यों है, के इंटू 1000 अपॉन एन है। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने बोला था के बराबर क्या था हमारा, सीमेन एल बाय ए था। ठीक है, सीमेन को क्या बोला जाता है, ओम इनवर्स बोला जाता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मीटर में डाल सकते हो या फिर आप लोग सेंटीमीटर में भी इस चीज को डाल सकते हो, राइट। ठीक है, सो यहाँ से आपकी इसलिए यूनिट क्या आ जाती है, के इंटू 1000 अपॉन एन है, 1000 अपॉन एन है, एन के लिए इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ओम इनवर्स आपकी यहाँ से एसआई यूनिट निकल के आ जाएगी फॉर योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आज का है बच्चों वो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। क्या है वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सब हमारे यहीं से बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी से आते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल, वहां पे क्या था 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है उसको बोला जाता है बच्चों क्या, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है उसको, मोलर कंडक्ट। वहां पे क्या था 1 ग्राम, वहां पे क्या था 1 ग्राम इक्विवेलेंट की अगर आपको कंडक्टिविटी पूछा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे आपको किसकी पूछी जाएगी, 1 मोल की कंडक्टिविटी अगर आपसे पूछी जाए तो उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड योर मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बात। तो यहाँ से इसके बाद अगर मुझे बात करनी है इसकी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है 1000 K अपॉन एम, 1000 K अपॉन एम। वहां पे क्या फॉर्मूला था, लैम्डा ई क्या था 1000 K अपॉन एन। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए आप फॉर्मूले समझते जाओ। 1000 K, K क्या है आपकी जो आपने कंडक्टिविटी निकाली है, ठीक है, कापा, दिस इज योर कापा, एम इज योर मोलैरिटी, दैट इज योर मोलैरिटी, राइट। ठीक है, सो यहां से इतनी बात क्लियर होती है। तो अब इसकी साथ में ऐसा यूनिट भी होती है जो कि यहाँ पे भी सेम ही रहने वाली है। अब बात आती है रिलेशनशिप क्या है आपकी लैम्डा ई के बीच में, लैम्डा ई वर्सेस लैम्डा एम के बीच में आपकी क्या रिलेशनशिप है, वो अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि क्या रिलेशनशिप यहाँ पे होने वाली है। लैम्डा ई क्या है 1000 K अपॉन एन, और लैम्डा एम क्या है 1000 K अपॉन एम। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो बोलो क्या रिलेशनशिप यहाँ से निकल के आएगी, बोलिए क्या रिलेशनशिप मेरी यहाँ से निकल कर आ जाएगी, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। यस, सो अगर मेरे को यहाँ पे कंपेयर करना है तो अगर मैं लैम्डा ई अपॉन लैम्डा एम लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा 1000 K अपॉन एन अपॉन 1000 K अपॉन एम। ठीक है, अगर मैं एन को खोल रही हूँ तो एन क्या हो जाता है 1000 K अपॉन एम इंटू एन फैक्टर अपॉन 1000 K इंटू एम। तो 1000 K एम एम कट गया, केवल बच्चों यहाँ पे क्या बचा, एन फैक्टर। क्या बचा, केवल आपका एन फैक्टर यहाँ पे बचता है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्या मिल जाती है, इसको बस इन्वर्स कर लो, राइट, इसको इन्वर्स कर लो। तो इन्वर्स कर लोगे तो यहाँ से रिलेशनशिप क्या मिलती है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इक्वल्स टू एन फैक्टर। तो अगर आपको कभी भी कन्वर्जन करना हो, आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में आपको कन्वर्जन करना हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन है NaCl, ठीक है, NaCl में आपका Na प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है,
Cl नेगेटिव में, यानी कि चार्ज क्या है 1 है, तो n फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। और अगर इसका n फैक्टर 1 है तो इसकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही बराबर रहेगी। कुछ ऐसे आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी को समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी रिलेशनशिप क्या है। फॉर्मूला लिखा, कन्वर्ट किया, सब कुछ कट गया, आपको यहाँ पर से ये रिलेशन मिल गया। क्लियर है, यू गॉट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सो बेसिकली ये क्लास हमारी कंसेप्ट क्लास है और इसमें मैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी जब टॉपिक सारा पूरा हो जाएगा तब। लेकिन हम इसको टू द पॉइंट रख रहे हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली केवल आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है, जो जो चीज़ें आपको समझनी है, उस पर आप लोग फोकस कर सको, उसको आप यहाँ पे जान सको। ठीक है बच्चों, राइट, बढ़े आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज पे अब बात कर लो। अब देखो आपने सीख लिया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। अब आप समझोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसपे वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी आयंस की इंक्रीज कर रही है तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है यानी कि मतलब मूवमेंट बढ़ रही है आयंस की, क्या बढ़ रही है, मूवमेंट बढ़ रही है आयंस की, और अगर मूवमेंट बढ़ रही है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कम हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है, और रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो बच्चों आपकी क्या हो रही है, कंडक्टिविटी भी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो जाएगी। राइट, इसके बाद अगर आपको बात करनी है नेक्स्ट की, वो है आपका नेचर एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर और साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चलिए बताइए नेचर और साइज पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, बोलिए। चलिए ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो आई गेस आई एम सीइंग योर आंसर्स। एक बार यहाँ पे बस एक क्विक सा इसका कंक्लूजन कर लेना, एक सेकेंड। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप इसका क्विक सा रिवीजन एक बार कर लेना। इरेजर नहीं आ रही है हमारी। तो फाइनली अगर मुझे बोलना है, देखो इसमें बस एक क्विक सी समरी मैं करवाना चाह रही थी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो आपकी मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज कर रही है, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, यानी कि आपकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रही है विद योर इंक्रीज इन टेम्परेचर। लास्ट में अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं, तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं आप लोग की, तो वो होगा फैक्टर में आपकी नेचर एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपका साइज ऑफ आयंस पे आपका डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस आपके अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंडक्टिविटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मूवमेंट ज्यादा हो रही होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका जो होगा वो आपका मोर
डिसोसिएट करेगा, क्या करेगा, मोर डिसोसिएट करेगा, और अगर वो मोर डिसोसिएट कर रहा है तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस निकाल रहा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आपको दे रहा होगा, और जो जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा देता है वो ज्यादा ही उतनी कंडक्टिविटी पाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है वीक से, क्योंकि वीक आपका लेस डिसोसिएट करेगा, और लेस डिसोसिएट करेगा तो लेस नंबर ऑफ आयंस आपको दे रहा होगा, राइट। सो ये हो गया हमारे फैक्टर्स की बात। अब सबसे मेन है आपका कंसंट्रेशन। दिस इज योर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर में यही आता है। कंसंट्रेशन की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही आपकी डिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के ऊपर। हालांकि जो आपकी नॉर्मल कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से, बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो आपकी नॉर्मल कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज करेगी अगर आपकी कंसंट्रेशन को आपने डिक्रीज करा है, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए वो कम होती है। लेकिन अगर कोई आपसे मोलर कंडक्टिविटी की बात करे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, अपनी कंसंट्रेशन को कम करोगे, यानी कि क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे। क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे। जैसे ही डाइल्यूशन करोगे आप लोगों की मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। इस वजह से आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और इसीलिए आप पढ़ते हो कोहलरेश लॉ, इसलिए आप पढ़ते हो ग्राफ, जो कि मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूं। उसके बाद अब अगर आपने कंसंट्रेशन को क्या किया, अगर आपने कंसंट्रेशन को कम किया और अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास ले गए, जैसे ही आप इसको जीरो के आसपास लेके जाते हो तो ये मोलर कंडक्टिविटी का नाम मैं बदल देती हूँ और इसको बोला जाता है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस लैम्डा एम को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ लैम्डा नॉट एम से। किससे, लैम्डा नॉट एम से। तो समझ में आनी चाहिए आपको ये बात क्या, कि जब मैं कंसंट्रेशन कम कर रही हूँ तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, राइट, इंक्रीज कर रही है। अब मैं इस कंसंट्रेशन को कम कर रही हूँ और कम करते करते मैंने इसे जीरो तक पहुंचा दिया। अगर मेरी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर गई है तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी का नाम हो जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको लैम्डा नॉट एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकालती हूं और वीक के लिए भी। तो जरा वो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे निकालोगे और वीक के लिए कैसे। सबसे पहली बात, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट हैज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इवन एट लो कंसंट्रेशन, देयर इज नो रैपिड इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी। यानी कि इसके लिए एक इक्वेशन होती है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस अंडर रूट AC, कुछ ऐसी करके आपकी ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं y इक्वल्स टू C प्लस एम एक्स से, तो आपका स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आता है। देखो ये लाइन है आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो बिटवीन लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड योर कंसंट्रेशन, लैम्डा एम एंड योर कंसंट्रेशन, तो आपको ग्राफ मिलता है ये, जिसका इंटरसेप्ट अगर आप इस लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड कर देते हो तो जहां पे भी आपके एक्सिस को काट रही है वो आपको लैम्डा नॉट एम यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे देता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको लैम्डा नॉट एम यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो आप ग्राफ बनाते हो किसके बीच में, लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में। जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका इंटरसेप्ट आपको वैल्यू दे देता है लैम्डा नॉट एम की। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली योर लैम्डा नॉट एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना किसके लिए, स्ट्रॉन्ग। अब अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, जैसे ही आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे ही वो जीरो के पास पहुंचती है एक शार्प इंक्रीज आता है। एक क्या आता है, शार्प इंक्रीज आता है। और ये शार्प इंक्रीज आने के बाद ये लाइन कभी भी आपके ग्राफ को कट नहीं करती है। तो आपको यहां से आपको पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से निकाल सकती हूं, लेकिन वीक के लिए मैं नहीं निकाल सकती हूं। वीक के लिए मैं आपकी ग्राफ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
की वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड के पास क्या है, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होने की वजह से बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनमें हाई चेंज इन लैम्डा एम आपको देखा जाता है ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द नंबर आयंस इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। जैसे ही नंबर ऑफ आयंस बहुत रैपिडली इंक्रीज होंगे वैसे ही आपकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगी। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कभी भी लैम्डा नॉट एम इस ग्राफ से नहीं निकाल सकते हो। फिर मैम कहां से निकालते हो आप लोग बच्चों, कहां से? कोहल-रैश लॉ से। कहां से निकालते हो? ये कोहल-रैश लॉ जो पढ़ते हो इसका एप्लीकेशन आपको कभी समझ नहीं आता। इसका एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड आउट लैम्डा नॉट एम यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये ग्राफ से नहीं मिलती है। कैसे निकालते हो? अब जो भी आपका है, फॉर एग्जांपल CH3COH एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी अगर आपको लैम्डा नॉट एम निकालना है तो इसको इसके आयंस में तोड़ दो, जैसे कि CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा। इन लोगों की, इन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो और उसका सम कर दो, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सो कोहल-रैश लॉ स्टेट क्या करती है कि अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आपको उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करना होगा इन द रेशो, जो भी स्टीशियोमेट्री रेशो में आपका वो कंपाउंड प्रेजेंट है, तो आप वहां से इजीली निकाल सकते हो क्या, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग के लिए कहां से निकालोगे? स्ट्रॉन्ग के लिए निकालोगे ग्राफ से, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ग्राफ के इंटरसेप्ट से। ठीक है, और वीक के लिए कहां से निकालोगे? वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहां से निकालोगे? यूजिंग योर कोहल-रैश लॉ। ठीक है, यहां से आप निकालोगे लैम्डा नॉट एम की वैल्यू। अगर NH4OH का लैम्डा नॉट पूछा जाता तो क्या करते? लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देने से आपको मिल जाएगी उस बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपसे एक रिलेशनशिप पूछी जाती है कि यार आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ये क्या है? आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका Ka बराबर क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा आपको पता है क्या है, और C आपकी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट, राइट, जो भी आपने लिया है, जिसको भी आप डिसोसिएट कर रहे हो उसके लिए। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला, और ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज इट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। सो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आप लोग को याद रखने हैं, राइट। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने करा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, जो आपको याद रखना है, दैट इज योर 1000 K/N। ठीक है, 1000 K/N। उसके बाद आपको पढ़ना था मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका 1000 K/M। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की रिलेशनशिप जानने के लिए आपका फॉर्मूला निकला लैम्डा m अपॉन लैम्डा E इक्वल्स टू NF n फैक्टर, राइट। n फैक्टर है, ये क्या है? n फैक्टर। जैसे कि NaOH के लिए n फैक्टर 1 है तो लैम्डा m बराबर लैम्डा E यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद आपका आता है आयंस। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से आपकी कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी मूवमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करती है विद योर इंक्रीज इन, डिक्रीज करती है अगर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जब आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज करते करते जब जीरो पे पहुंच जाएगी तो इस कंडक्टिविटी का नाम क्या हो जाएगा?
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालने को पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ग्राफ का इंटरसेप्ट बना दोगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कोलरैश लॉ से आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे। उसके बाद आपको एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला दैट इज योर के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे आपका अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपने ली है। सो बेसिकली ये वो कुछ फॉर्मुलेज हैं और ये कुछ वो टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली है जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूमेरिकल करके हमारे को कंसेप्ट और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है, राइट। सो विद दैट आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमें टू द पॉइंट रखना है, क्योंकि हमें क्रिस्प रखना है, क्योंकि हमें ऐसा कंटेंट देना है कि आप उसको एक बार में देखो और समझ जाओ और वो बहुत बल्कि भी साउंड ना करे। तो आई गेस इतने पोर्शंस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। केवल 2 या 3 टॉपिक्स हमारे बाकी हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा और हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो आपकी अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, राइट। सो विद दैट इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सभी के सभी सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जरूर नेक्स्ट सेशन में टाइम से कनेक्ट करेंगे, राइट। विद दैट लेट्स एंड द सेशन। चैनल पे नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नेक्स्ट टाइम से सेशन में ज्वाइन कर लेना। गुड बाय।